और बाकी जंगल अभी भी डेवलपमेंटल वर्क के लिए जंगल कटता है, यस जंगल कटते हैं, लेकिन पॉलिसी है कि जितने पेड़ कटें उससे कहीं ज्यादा दुगने पेड़ लगाए जाएं। लेकिन दुगने पेड़ लगाने के बावजूद भी उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, क्योंकि एक पूरा पेड़ कटना जो है वो कितने साल तक में वो उतना पूरा पेड़ बना, विशाल पेड़। और आप कहीं लगाओ सर छोटा पौधा सर तो वो उसका सर बराबरी ग्रीन पौधा काटने का भी क्या बोलते हैं पॉलिसी नहीं ना है, मतलब कि सूखा पेड़ काटने का पॉलिसी है ना। किसी को भी नहीं काट सकते, सूखा पेड़ भी नहीं, समझे? देखो, सूखा पेड़ जो ट्री जो है गिर गया है, मान लो कोई एक पेड़ जो है सड़क पर गिर जाए और यातायात बाधित हो जाए तो जिला प्रशासन आएगा उसको उठा के ले जाएगा। और वन वन विभाग की संपत्ति है वो पेड़, वो वन विभाग को दे देगा। ठीक है। सूखा पेड़ भी जंगल से अगर लकड़ियां ला सकते हैं, लेकिन बड़ा लॉग ऑफ वुड, तना कटा हुआ, ये नहीं चलेगा। हम्म? अगर कोई पेड़ गिर गया है तो वन विभाग ही उसको डिस्पोज करेगा या यूटिलाइज करेगा, उसको मैनेज करेगा। ठीक है। वनवासियों को, ग्रामीण वासियों, जो ग्रामीण लोग हैं अगल बगल जो रह रहे हैं, जो जंगल पर निर्भर हैं, अपने लकड़ियां वहां से प्राप्त करते हैं, वो टहनियाँ, सूखे पत्ते, छोटी शाखाएं, ये सब ले आएंगे जंगल से। है? देखिए कि फॉरेस्ट पॉलिसी की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि इंडिया हाँ आ गया आ गया आ गया। जो है फॉरेस्ट के मामले में वी आर वेरी पुअर। हमारे पास जो जंगल की संपदा है वो बहुत, वन संपदा बहुत ही कम है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? पहले काफी ज्यादा था, अब कम हो गया। हमारे पास क्यों कम है? क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड का 2.4% जमीन है। भारत दुनिया का क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां बड़ा देश है। जितना लैंड है धरती पर, लैंड एरिया नहीं, वर्ल्ड एरिया, ठीक है, पूरा वर्ल्ड का एरिया, लैंड लैंड एरिया, समझ लो लैंड एरिया है। We have 2.4% of the land area in the world only. तो इस हिसाब सर से पॉपुलेशन भी एक रीजन है जंगल के कटने का और हम लोग का वन संपदा कम होने का। डिमांड, जितने लोग होंगे तो लोग ही कारण है, ये लोग ही उत्पाती हैं, तो उत्पाती लोग ज्यादा होंगे तो ज्यादा उत्पाद मचाएंगे, ज्यादा जंगल नष्ट होगा ही। चाहे अनचाहे हम लोग कितना भी अपना आदत में परिवर्तन कर लें, अपने हरकतों से जंगल को नुकसान पहुंचाते ही है ना, हम लोगों की आदत। इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो ये नष्ट हो जाएगा ये संपदा। और आप देखिए हम लोगों के पास सिर्फ 1.8% ही फॉरेस्ट है। 1.8% क्या, वर्ल्ड में जितना फॉरेस्ट है पूरी दुनिया में उसका 1.8% है इंडिया में सिर्फ, और लैंड है 2.4%। ये मिसमैच है। कम से कम 2.5% होना चाहिए था फॉरेस्ट। जब 2.5% लैंड है पूरे वर्ल्ड का तो 2.5% फॉरेस्ट भी होता, तो बराबर होता है ये। तो हम ये अंधाधुंध कटाई कर चुके हैं, एक्स्ट्रा फॉरेस्ट काट चुके हैं। इसका लोड जो है दूसरे देशों पर जिनके पास ज्यादा जंगल है, उन पर पड़ेगा, जैसे भूटान, ब्राजील, ये सब कंट्री, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका के कंट्रीज।
ठीक है, तो 1.8% हमारे पास फॉरेस्ट कवर है। फॉरेस्ट से हमको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, उतना बताने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है? और भारत के अंदर अगर देखो, ये वर्ल्ड लेवल पर देखे, भारत के अंदर जितना लैंड है उसका सिर्फ 21% भारत के अंदर, देश के अंदर। ये तो पूरा वर्ल्ड का 1.8% फॉरेस्ट है। भारत के अंदर जितना फॉरेस्ट है, इस 1.8% का 21% आपका फॉरेस्ट। ये 21% लैंड पर है भारत के, इंडिया के। तो 21% लैंड कवर इज फॉरेस्ट इन इंडिया। ये भी जो आकलन है, ये 2007 का है, इन 2007। 2007 में 21% लैंड फॉरेस्ट कवर था। ये स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2009 के हिसाब से पब्लिश हुआ था, 2009 में। लेकिन और ये स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट नहीं, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। फॉरेस्ट का स्टेट, अवस्था, जंगल की अवस्था, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट क्या है उसका रिपोर्ट हर साल ये निकालती है आपका ये मिनिस्ट्री। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। इसके अनुसार इस 21% में भी डेंस फॉरेस्ट जो है वो सिर्फ 12% है। डेंस घने जंगल इंडिया के क्षेत्रफल का 12% घने जंगल। ये एक 2003 के अध्ययन के मुताबिक। और पॉलिसी क्या कह रहा है? पॉलिसी का क्या डिमांड है कि फॉरेस्ट कवर शुड बी एटलीस्ट 33% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री। फॉरेस्ट कवर 33% होना चाहिए, एक तिहाई भाग में जंगल होना चाहिए। और ये सब इतना ही नहीं, ये 33% जो कवर है फॉरेस्ट, ये क्लोज होना चाहिए, क्लोज फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इनको कोई नष्ट नहीं कर सके, उसके अलावा जो अपना है उससे प्राप्त हो। ये एकदम रिजर्व, कवर्ड, प्रोटेक्टेड, फुल्ली प्रोटेक्टेड होना चाहिए। अब जाकर के हमारा पर्यावरण हमको स्वस्थ पर्यावरण हमको प्राप्त हो। लेकिन ऐसा नहीं, आप सोचिए 21% था। और पॉलिसी क्या कर रहा है? 33% ऑफ द एरिया, कंट्री एरिया शुड बी मतलब आपका शुड बी द फॉरेस्ट कवर। तो 21% 2007 में ही था, ये और घटते जा रहा है, अभी और कम होगा। तो इस तरह से फॉरेस्ट जंगल जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर पर है, इमेंस प्रेशर है आज के दिन में। और ये घट रहे हैं एक अलार्मिंग रेट के साथ, ड्यू टू रैपिड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑफ ह्यूमन एंड लाइव स्टॉक। यानी जो हम जंगल पर निर्भर हैं,
हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उसको चारागाह की जरूरत है। एक सेकंड। तो क्या हुआ कि सिस्टमेटिक मैनेजमेंट की आवश्यकता है आपके जंगल को, ताकि इसका ओवर यूटिलाइजेशन और एक्सप्लॉयटेशन रोका जा सके, ना हो सके ओवर एक्सप्लॉयटेशन और यूटिलाइजेशन। और फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, फॉरेस्ट के लैंड को जंगल काट के नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए यूज ना हो, उसको खेत ना बना दे या शहर ना बसा दे जंगल काट के, एग्रीकल्चर को एक्सपेंड ना करे जंगल काट के, या कोई अदर इलीगल एक्टिविटीज जैसे पेड़ की कटाई करके इलीगल लॉगिंग या पोचिंग या अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, कब्जा कर लिया फॉरेस्ट की जमीन को, ये सब ना हो। तो इसके लिए एक सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट की आवश्यकता थी। और ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है, पहले तो फॉरेस्ट का मैनेजमेंट था अंग्रेजी सरकार के हितों को ध्यान में रखने, ठीक है ना, उनके हितों को पूरा करने के लिए। तो मिड 19th सेंचुरी स्टार्टेड, एज आई टोल्ड यू, 19th सेंचुरी के मिड में ही, जैसे 1853 में रेलवे आई, 1856 में लॉर्ड डलहौजी को महसूस हो गया कि जरूरत है ताकि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की जा सके, और 1865 में फर्स्ट कानून आया। 1878 में दूसरा कानून आया जिसमें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट का कैटेगरी बना दिया। 1878 के बाद 1927 में एक कानून आया जिसका नाम था आपका IFA 1927, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो ये इवोल्यूशन है, क्रोनोलॉजिकल इवेंट। उसके बाद चेंजेस आए 1972 में, WL आपका PA आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और 1976 में दो बड़े बड़े अमेंडमेंट हुए संविधान में। इसके बाद आगे और बताएंगे। इसके बाद बहुत सारा कानून है आपका, WPA एक्ट देखिए, FCA 1980 में FCA आया, FCA यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया। उसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, और फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में, यानी जंगल के ऊपर जंगल वासियों का क्या अधिकार है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो ये सब इसका इवोल्यूशन है जंगल के कानून का, फॉरेस्ट लॉज। 1853 में रेलवे आई, 1865 में लॉर्ड डलहौजी ने इम्फेसाइज किया कि फॉरेस्ट लॉ की आवश्यकता है। 1878 में पहला फॉरेस्ट लॉ आया, नहीं 1865 में पहला फॉरेस्ट लॉ आया, 1878 में मॉडिफाई होकर के 3 तरह के फॉरेस्ट बना दिए। फिर 1927 में फिर ये मॉडिफाई हुआ, इसमें भी ये तीनों फॉरेस्ट थे, प्रोटेक्टेड, रिजर्व एंड विलेज। इसके बाद इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस 1972 में WLPA, 76 में 2 अमेंडमेंट हुए थे संविधान में, अभी हम बताएंगे आपको। 80 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट,
2002 में बायोडायवर्सिटी एक्ट, 2006 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। पोस्ट इंडिपेंडेंस, अभी ये इंडिपेंडेंस के पहले आपको बता दिए कौन कौन से कानून आए। 1878 वाला आप समझ गए, क्या कह रहा था ये स्टेट का एक तरह से मोनोपोली साबित कर रहा था, ब्रिटिश हुकूमत का वर्चुअल स्टेट मोनोपोली इस एक्ट के प्रोविजन ओवर द फॉरेस्ट इन ए लीगल सेंस ऑन वन हैंड, और दूसरी साइड पर ये कह रहा था कस्टमरी प्रसाद लिए प्रसाद सुना, प्रसाद लोगे तो चिकन हम ले लेंगे, चिकन हम लेंगे तो प्रसाद खुद ले लेंगे। ये मेरे हाथ में क्या है? हाँ और एक और पवन कुमार है, इसको भी रिमूव कर रहा हूँ। बहुत लोग वेट कर रहे हैं क्लास के लिए, वेटिंग 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 वेटिंग। क्लास वेटिंग वेटिंग, फिर वीडियो और किसी का ऑन हो गया, जो ज्वाइन किया होगा उसका वीडियो आ गया। उसका वीडियो ऑन है, किसी का ऑन है। जिसका वीडियो ऑन है ऑफ करो। तो दूसरी तरफ ये कह रहा है ऑन द अदर हैंड 1878 वाला कि फॉरेस्ट का यूज विलेजर नहीं कर सकते, गांव वाले। द कस्टमरी यूज ऑफ फॉरेस्ट बाय द विलेजर्स वाज नॉट देयर राइट। उनका अधिकार नहीं है, यह उनका प्रिविलेज है। हाँ, उनको मिल रहा है, यूज कर सकते हैं, ये प्रिविलेज है। ये नहीं समझ ले कि ये उनका है और हम उनको यूज करने दे रहे हैं। ब्रिटिश हुकूमत ने ये लगाया, हम उनको यूज करने दे रहे हैं, और कभी भी दैट कुड बी विड्रॉन एट देयर विल एनी टाइम। कभी भी सरकार फिर चाहेगा तो रोक लगा सकती है, पूरा अधिकार था। पहले उसने जंगल को अपना बता दिया कि पूरा हमारा है, कोई बात नहीं, यूज करो, अगल बगल रहने वाले विलेजर जो है जंगल यूज करो, नहीं तो पूरा हड़प लेता तो विद्रोह हो जाता सब, और अंग्रेज को दिक्कत होता लड़ने में। तो उन्होंने बोला कि पहले कहा कि नहीं, जंगल हम देश का संपत्ति है, देश हमारा हो गया है, आप लोग इसको जैसे पहले यूज कर रहे थे यूज करते रह सकते हैं, आपका नहीं है, प्रिविलेज आपको मिला हुआ है। बाद में इस प्रिविलेज को भी खत्म कर दिया। तो ये था 1878। 1927 में द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये 1878 का कंटिन्यूएंस था, और ये एक लैंडमार्क लॉ बना, इंडियाज मेन फॉरेस्ट लॉ इसी को कहते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियाज मेन फॉरेस्ट लॉ वाज दिस EPA,
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, नहीं IFA, सॉरी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इसमें IFA, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, IFA 1927। और इस कानून का भी जंगल के बचाव से कोई मतलब नहीं था। ये सारे कानून का जंगल के कंजर्वेशन से मतलब नहीं था। तो जंगल बहुत थे, हमारा जमालपुर में भी जंगल था, मुंगेर में भी जंगल था। यहाँ के जंगलों में भी टाइगर लायन होते थे। तो उस समय जंगल को बचाने के लिए नहीं सोचा जाता था, और इस कानून का भी मतलब नहीं था कोई जंगल को कंजर्वेशन करने से, फॉरेस्ट को। ठीक है, ये सिर्फ क्रिएट किया गया था ब्रिटिश, टू सर्व द ब्रिटिश नीड फॉर टिम्बर। ये इस नौसेना बड़े बड़े जहाज बनाएगी, उसमें इस टिम्बर की जरूरत थी। भारत में रेलवे लाइन बिछाने में और दूसरी जगह रेलवे लाइन बिछाने में जहां पर लकड़ी उपलब्ध नहीं है, तो उसको भी, लेकिन लकड़ी ढोना इज नॉट गुड आइडिया। तो जहां जंगल कटा वहीं पर, वहीं लकड़ी आए, वहीं पर लाइन भी बिछा रहा है। जहां पर लाइन बिछा रहा है वहीं का बगल का जंगल काट रहा है और वहीं लाइन बिछा रहा है। ऐसे बिछाए गए। 1927 का जो लॉ है वो इनको पूर्ण दोहन की अनुमति दे रहा है। और यह लॉ ये भी कह रहा है कि सारे तरह के राइट, ओके, ये सारे तरह के राइट जंगलों पर खत्म हो जाते हैं लोकल लोगों पे। किसी का कोई अधिकार नहीं, सिर्फ सरकार का पूर्ण अधिकार है। डिक्लेयर कर दिया गया कि फॉरेस्ट जो है कंप्लीटली स्टेट प्रॉपर्टी है, और पूर्ण तरीके से उसका अंधाधुंध दोहन फिर शुरू होने लग हो गया 1927 के बाद, इस एक्ट की वजह से। स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो था सबको ऊपर आया, कि नहीं, देश के हित में, भविष्य के हित में ध्यान रखते हुए ऑल इंटरेस्ट, और फॉरेस्ट में जो इन्वॉल्व इंटरेस्ट है वो फॉरेस्ट को भी, क्योंकि पहले भी ब्रिटिश हुकूमत थी तो फॉरेस्ट वाज द नेशनल एसेट। अब भारत अपना स्वतंत्र हुआ तो जंगल जो है राष्ट्रीय संपदा है और सरकार हमारी है, तो अब राष्ट्रीय संपदा का सरकार राष्ट्र के हित में उसका कैसे लॉन्ग टाइम तक यूटिलाइजेशन हो, तो इस प्रकार का इंटरेस्ट लोगों में डेवलप हुआ आफ्टर 1952। देन बहुत बड़ा चेंज तब आया जब 1976 में 2 अमेंडमेंट हुए संविधान में। 2 अमेंडमेंट हुआ, क्योंकि 1976 से पहले तक फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है 1976 से पहले तक, आफ्टर इंडिपेंडेंस और बिफोर 1976 तक फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो था स्टेट सब्जेक्ट था, राज्य की सूची में शामिल थे। ठीक है, भारतीय संविधान में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रेगुलेट करता था ये आपका स्टेट ही, राज्य ही। लेकिन वो किस कानून के तहत रेगुलेट करता था? देखिए, अभी तक कोई कानून नहीं था। 1927 वाला कानून के तहत, जो ब्रिटिश टाइम में था, IFA 1927, इसके मद्देनजर, इन अकॉर्डेंस विद द फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927,
इसके महत्व को जानते हुए, जरूरत और आवश्यकता को महसूस करते हुए सरकार ने फिर हमारा कानून पास किया, अमेंडमेंट किया। पहले तो 2 अमेंडमेंट्स हुए। पहला मतलब 2 अमेंडमेंट एक ही है, वो चेंज हुआ इस अमेंडमेंट के तहत। इस अमेंडमेंट का नाम है 42nd 42वां अमेंडमेंट। 42वां संविधान संशोधन 1976 संविधान में लाया गया और डिलीट किया गया वक्त को, इस वर्ड को जो IFA में था कि स्टेट लिस्ट, आपका फॉरेस्ट जो है वो स्टेट लिस्ट से डिलीट कर दिया गया। स्टेट लिस्ट से हटा करके फॉरेस्ट को कनकरेंट लिस्ट में डाला गया, समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट। यानी इससे जुड़े जो भी लेजिस्लेशन है, कानून है, वह राज्य और केंद्र दोनों सरकारें बना सकती है। Was included in the concurrent list। और इसकी वजह से both central and state government can make use of it। और सेंटर स्टेट दोनों मिलकर इस पर कानून बना सकती है। ठीक है, both of them can legislate on issues pertaining to forest and protection of wildlife। After this 42वां संविधान संशोधन, जिसमें फॉरेस्ट को स्टेट लिस्ट से हटा के कनकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। 42वां संविधान संशोधन has also introduced a new directive principle, नीति निर्देशक बना स्टेट पॉलिसी के लिए। 2 इसके अंतर्गत आपको एक तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया गया फॉर स्टेट पॉलिसी, पहला आपके ये 42वां संविधान संशोधन में ही इंट्रोड्यूस हुआ था, ए न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हो गया आपका आर्टिकल 48A। और एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ इन द 51A, फंडामेंटल ड्यूटी सारे सिटीजन्स का फंडामेंटल ड्यूटी 51A, आर्टिकल 51A में भी G पॉइंट ऐड किया गया। G फॉर द प्रोटेक्शन and improvement of the forest। ये 2 ऐड हुए।
प्रोविजंस जो हैं इसके अंतर्गत आपके जैसे 48A जो है ये आर्टिकल ये क्या कहता है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसका नाम है 48A आर्टिकल का प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ। उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रख लो काफी है। दो काम हुआ था, आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51AG। इसमें है, इसका नाम हुआ प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। राज्य जो है उसको प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना है एनवायरमेंट को, और सेफ गार्ड करना है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया। राज्य जो है, हमारे राज्य जो जिन जिन राज्यों के अंदर जो जो जंगल पड़ेंगे उनके क्षेत्र एरिया में, वहां पर उन्हें प्रोटेक्ट करना है। इसके अंतर्गत क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव protect and improve the environment को प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सेफ गार्ड करना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये दो बात कहेंगे, कौन करेगा, स्टेट। स्टेट को पावर है कानून बनाने का, इस पर सेफ गार्ड करने के लिए वो कर सकता है। फिर दूसरा जो था फंडामेंटल ड्यूटी, ये आम जो जनता है उसके बारे में, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी citizen of India to protect and improve the natural environment प्रोटेक्ट भी करना है, इम्प्रूव भी करना है। इस हर सिटीजन का कर्तव्य है और राज्यों का कर्तव्य भी है प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये लोग भी करेंगे, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरमेंट को। ठीक है, ठीक है। नेचुरल एनवायरमेंट से मतलब है कि इसमें जो भी फॉरेस्ट आ गए, लेक आ गए, जहाँ भी नेचुरल एनवायरनमेंट है, इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, यहाँ भी वर्ड है, इसका मतलब है फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया।
Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो अभी तक हम पहुंच गए आपका 1976 में। हम अभी इसके पहले लिखे थे लिस्ट में कहाँ से कौन कौन से साल गतिविधि चल रही है। शुरू से ही 1853 रेलवे आया, 1856 लॉर्ड डलहौजी ने जरूरत महसूस किया, 1857 में गदर ही हो गया तो नहीं हो पाया, फिर 1865 में पहला इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया, 1865 के बाद 1878 में वही इम्प्रूव हुआ जिसमें आपको रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट बन गया। 1878 के बाद 1927 वाला आया आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया फिर 1927, जिसमें से काफी ज्यादा इन्होंने लोगों के रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे फॉरेस्ट पर। इससे पहले के जितने भी फॉरेस्ट कानून थे वो सब जो है फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करने के लिए नहीं, उसका दोहन करने के लिए बने थे। अब आज़ादी के बाद 1952 से ही इस पर नेशनल इंटरेस्ट जागा लोगों का, फिर भी काफी टाइम लगाया इन्होंने। पहला जो था आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वो 1972 में आया और ये अमेंडमेंट तो 1976 में हुए।